हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है संज्ञा। और बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में संज्ञा से प्रश्न बनना 100% तय है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग संज्ञा, संज्ञा के भेद तथा संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीजों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में जो अपने को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि संज्ञा है क्या। तो संज्ञा की अगर परिभाषा की बात करें तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के पहचान का पता चलता है उसे संज्ञा या नाम कहते हैं। तो जनरली अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या फिर स्थान का नाम, प्राणी का नाम या फिर कोई ऐसा भाव जिसका नाम हो, ठीक है, जिसका पहचान हो, इन सारे शब्दों से ऐसे शब्द संज्ञा कहलाते हैं या फिर क्या कहलाते हैं, नाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कहें रमेश, तो रमेश क्या है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, आपका संज्ञा है। वस्तु, जैसे किसी कुर्सी के बारे में अगर आप बात करें तो कुर्सी क्या है, एक प्रकार की वस्तु है। तो क्या है कुर्सी, ये जो शब्द है कुर्सी, ये क्या है, आपका संज्ञा है। जैसे अगर मैं कहूँ प्रतापगढ़, क्या कहूँ, प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ क्या है भाई, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, स्थान है। इसलिए शब्द प्रतापगढ़ जो होगा वो कैसा होगा, शब्द प्रतापगढ़ कैसा होगा, संज्ञा होगा। प्राणी, जैसे मान लीजिए हमने कहा मनुष्य, तो मनुष्य एक प्राणी है, क्या है, प्राणी है। तो मनुष्य शब्द जो है वो अपने में क्या है, संज्ञा है। भाव, जैसे मान लीजिए आप कहें कि खुश, खुश होना, ठीक है, ये क्या है, एक भाव है। तो खुश शब्द अपने आप में क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी या फिर भाव के नाम का जो पहचान कराता हो, ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम का पहचान कराता हो, संज्ञा कहलाएगा या फिर उसी को आप क्या कह देंगे, नाम कहते हैं। अगर हम बात करें कि अंग्रेजी आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो एक प्रश्न यहाँ से आपसे बन सकता है, पूछेगा कि हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वो आपका है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार आपका है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा प्रकार आपका भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा और लास्ट आपका द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहला फिर से बोल लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, स्लाइड पे आपने इतनी बातें सीखी। चलते हैं नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर होती क्या है, ठीक है, अभी हमने क्या सीखा कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो आगे हम इन्हीं प्रत्येक प्रकार पर क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ऐसी संज्ञा यानी जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के पहचान का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा नाम जिससे किसी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का पता चलता हो, वो क्या कहलाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर आप बात करें तो ये लाइन जो है ना भाई, ये एग्जाम ओरिएंटेड लाइन है, यही आपको याद रखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का नाम,
देश का नाम, राष्ट्रीय जाति का नाम, दिनों महीनों के नाम, नगरों सड़कों चौकों चौराहों के नाम, पर्वों के नाम, त्योहारों के नाम, उत्सवों के नाम और ऐतिहासिक युद्धों तथा घटनाओं के नाम क्या कहलाते हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, जैसे हमने कह दिया भगत सिंह, क्या कह दिया? भगत सिंह। तो जैसे ही आप नाम सुनते हैं भगत सिंह, आपके मन में एक इमेज बनती है वो क्रांतिकारी भगत सिंह की, ठीक है? तो भगत सिंह क्या है? अपने आप में पर्टिकुलर एक किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है? तो ये भगत सिंह नाम जो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम नाम लें भारत, तो भारत क्या है? एक देश का नाम है, तो भारत अपने आप में कैसा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। राष्ट्रीय जातियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नगरों सड़कों चौकों चौराहों के नाम, पर्वों के नाम, त्योहारों उत्सवों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों अथवा घटनाओं के नाम, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दूसरा प्रकार है संज्ञा का वो है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा से समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा कोई नाम जिसको लेने मात्र से आप पूरे प्राणी जाति का, समस्त जाति का बोध करा दे, वो नाम जो होगा आपका कैसा कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अर्थात एक नाम अगर लेने से सबकी पहचान हो जाए तो ऐसी संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नदी, पहाड़, समुद्र आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? जैसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप सगे संबंधियों के नाम, जैसे चाचा, बुआ, फूफा, मामा, मौसी, इन सारी चीजें से मतलब सगे संबंधियों के नाम जो होंगे वो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। किसी भी वस्तु के नाम, ठीक है? वस्तुओं के नाम, जैसे आपने कह दिया पेन, पेंसिल, कुर्सी, ठीक है? पदों, व्यवसायों, कार्यों के नाम, जैसे पद में आप अध्यापक हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, पुलिस, चोर, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में ना बार बार रिपीट होते हैं और यही बारीक सी चीजें आप नहीं पढ़े रहते हैं और एग्जाम में प्रश्न को गलत करके आते हैं, ठीक है? तो कहीं पर भी चाहे सगे संबंधियों का नाम आए, चाहे वस्तुओं का नाम आए, चाहे किसी पद या व्यवसाय या फिर कार्य का नाम आए, ठीक है? या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, इन सारी चीजों के नाम आए तो आप कहेंगे कि ये जो नाम आएंगे किस प्रकार की संज्ञा कहलाएंगी? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? तो अभी आगे की क्लास में ना हमने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको रखे हैं। आप विश्वास मानिए कि केवल इतनी ही सी बात आप पढ़ के ना सारे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं आगे। ध्यान दीजिए, भाववाचक संज्ञा की अगर बात करूं मैं, भाववाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म या स्वभाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, यौवन, बचपन, बहाव आदि, ठीक है? यानी ऐसी संज्ञा जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म का पता चले, उसके स्वभाव का पता चले, वो क्या कहलाएगी? आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे मिठास होता है, यौवन होता है, बचपन होता है, बहाव, ठीक है? ये सब चीजें क्या कहलाती हैं आपकी? और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स भी लिखे गए ना ये बहुत सिलेक्टेड हैं। एज इट इज एग्जाम में ना यही एग्जाम्पल्स ही आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इन एग्जाम्पल्स को ना आपको बार बार पढ़ना है भाई, ठीक है? अगर भाववाचक संज्ञा के निर्माण की बात करें तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण प्रत्यय लगाकर 5 प्रकार से करते हैं। कैसे? प्रत्यय लगाकर। प्रत्यय और उपसर्ग आप जानते होंगे कि प्रत्यय या उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले या बाद में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है? तो पहला जो प्रकार है यहाँ पर हम सीखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो जातिवाचक संज्ञा तो आपको याद है ना, अभी पिछले स्लाइड पर हमने डिस्कस किया है। जातिवाचक संज्ञा क्या हुआ? सगे संबंधियों के नाम, पदों, व्यवसायों, कार्यों के नाम,
प्राकृतिक आपदाओं के नाम ना, ये सारी चीजें आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण आप कैसे करेंगे, ये बात जैसे समझिए, लड़का, अगर लड़का से अपने को भाववाचक संज्ञा बनाना है तो लड़का का भाववाचक लड़कपन होगा, लड़की का लड़कपन, नारी का नारीत्व, दास का दासत्व, पुरुष की भाववाचक संज्ञा पुरुषत्व, युवा की भाववाचक संज्ञा तो यौवन, मित्र की भाववाचक संज्ञा मित्रता, खेत का खेती, मुनि का मौन, गुरु का गुरुत्व, और इसी प्रकार मनुष्य की भाववाचक संज्ञा आपकी बनेगी मनुष्यता, और शत्रु की भाववाचक संज्ञा आपकी बनेगी शत्रुता। ठीक है, तो किसी भी जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मनुष्य, गुरु, मुनि और नारी, ये प्रश्न आप कायदे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इन्हीं सारी चीजों को ना आपको बार बार अपनी प्रैक्टिस में रखना है। अभी जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम के अंतर्गत जैसे मम है, तो मम की भाववाचक संज्ञा होगी ममत्व, निज की भाववाचक संज्ञा निजता, ऐसे ही अपना की भाववाचक संज्ञा चाहे अपनत्व कहें या अपनापन कहें, तो मम की भाववाचक संज्ञा ममत्व, निज की निजता, और अपना की भाववाचक संज्ञा अपनत्व या फिर अपनापन। ऐसे ही आप विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मीठा क्या है, एक विशेषण शब्द है और इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगा मिठास। सुंदर का भाववाचक संज्ञा सुंदरता, मोटा का मोटापा, अच्छा का अच्छाई, अधिक का अधिकता, उत्कृष्ट की भाववाचक संज्ञा की बात करें तो उत्कृष्ट की क्या होगा, उत्कृष्टता। ये इंपॉर्टेंट है आपका। गर्म का गर्माहट या फिर गर्मी, जातीय का जातीयता, परिश्रमी की भाववाचक संज्ञा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, परिश्रमी की भाववाचक संज्ञा आपका परिश्रम, पराजित का पराजय, खुश का खुशी, नम्र का नम्रता, ऐसे ही प्राचीन की भाववाचक संज्ञा प्राचीनता, नवीन की भाववाचक संज्ञा नवीनता। और नवीन भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। और धार्मिक, धार्मिक की भाववाचक संज्ञा आपकी बनेगी धार्मिकता। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, विशेषण से कैसे आप बनाएंगे, और पीछे हमने पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अभी ऐसे ही जैसे आपने विशेषण से बनाया था, ऐसे ही आप क्रिया में भी प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे लड़ना, लड़ना की भाववाचक संज्ञा लड़ाई, बहना की भाववाचक संज्ञा बहाव, लिखना का लिखावट, जीतना का भाववाचक संज्ञा जीत, और चुराना से चोरी, और पढ़ना से पढ़ाई। पढ़ना की भाववाचक संज्ञा पढ़ाई, चुराना की भाववाचक संज्ञा चोरी, जीतना की भाववाचक संज्ञा जीत, ऐसे ही लिखना की भाववाचक संज्ञा लिखावट, बहना बहाव, और लड़ना लड़ाई। ऐसे ही अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय मतलब अव्यय वे होते हैं, अव्यय शब्द क्या होते हैं ऐसे समझ लीजिए। आपने शब्दों को पढ़ा है और देखिए संज्ञा आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ ये भी समझ लीजिए। हमने विकार के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ रहे थे। किसके आधार पर, विकार के आधार पर शब्द के प्रकार। तो विकार के आधार पर जनरली हमने दो प्रकार के शब्दों को पढ़ा था। पहला जो था वो क्या था, विकारी शब्द। क्या था, विकारी शब्द। देखिए एक क्लास ना दूसरी क्लास से लिंक है। और दूसरा जो टाइप हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो लिंग वचन तथा कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन संभव हो, जिनमें परिवर्तन क्या हो, संभव हो, ऐसे शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते थे। जबकि जिसमें लिंग वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन संभव ना हो वो क्या कहलाता था, आपका अविकारी।
विकारी शब्द के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ा था, ठीक है। और अविकारी में हमने अव्यय तथा निपात पढ़े थे। तो अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा जैसे निकट, निकट की भाववाचक संज्ञा आपकी नैकट्य या फिर निकटता बोल सकते हैं। शाबाश की भाववाचक संज्ञा शाबाशी, दूर की भाववाचक संज्ञा दूरी, ऐसे ही परस्पर की भाववाचक संज्ञा परस्पर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको आप। वाह वाह की भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी वाहवाही, ठीक है। चलते हैं आगे। तो जो संज्ञा का चौथा प्रकार है वो है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। यानी ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होगा वो क्या कहलाएगी? आपकी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे आपका कक्षा, सभा, मंडल, घौंध, बाजार, मेला, भीड़, काफिला, कारवां, गुच्छा, सेना, परिवार, संघ, दल, बंडल आदि, ठीक है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके कैसे हैं? समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल्स को आपको फिर पढ़ना है और ध्यान दीजिए, ये जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं ना, ये भाई बहुत सोच समझ कर लिखे गए हैं। यही एग्जाम्पल ना आपके प्रश्न है, आपके आंसर बनेंगे, ठीक है। तो समझिएगा, आपका कक्षा हुआ, सभा हुआ, मंडल, घौंध, बाजार, मेला, भीड़, काफिला, कारवां, गुच्छा, सेना, परिवार, संघ, दल, बंडल, ये सब कैसे हैं? तो आप कहेंगे समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट और आखिरी प्रकार जो संज्ञा का पांचवा प्रकार है वो आपका द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञा है। और पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा से किसी माप तौल वाली वस्तुओं अथवा पदार्थों का बोध होता है। जैसे आप कहेंगे दूध, दही, घी, शक्कर, लोहा, सोना, ठीक है। यानी ऐसे पदार्थ जिनको आप माप या तौल सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो होंगे आपके द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, संज्ञा का परिवर्तन अगर हम बात करें, संज्ञा का परिवर्तन कैसे होता है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने सीखा था ना, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, जहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था भगत सिंह का, भारत का, सड़क, चौक, चौराहा के नाम, दिनों महीनों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाती हैं? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। और एक बात आपको याद रखना है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि इसको आप बार बार बोलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। और कह रहा है कि यदि किसी कारणवश आपने बहुवचन व्यक्तिवाचक का बनाया भी तो वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्लूरल फॉर्म बहुवचन आपको दिया है तो वो व्यक्तिवाचक ना होके क्या हो जाएगी? जातिवाचक। भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस लाइन को ना आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को पॉज करिएगा और बोलिएगा जरूर। क्या बोलेंगे? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। यदि आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया भी है तो व्यक्तिवाचक ना होके क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कहा जाए कि आजकल के जयचंदों से सावधान रहें। तो जयचंद तो भाई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम था, ठीक है। जयचंद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम था, जयचंद आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जयचंद का जैसे ही प्लूरल आपने लिखा तो आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि आजकल के जयचंदों से सावधान रहें, अंडरलाइन शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? और जैसे ही आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये लाइन बताएगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन होता ही नहीं है। और मान लीजिए कि आपने इन केस किसी भी तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्लूरल फॉर्म बना दिया, बहुवचन बना दिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? जातिवाचक
संज्ञा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि देश में विभीषणों की कोई कमी नहीं है। तो विभीषण जनरली है क्या? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, जो कि होना चाहिए जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन विभीषण का बहुवचन विभीषणों लिखा गया है। क्या लिखा गया है बताइए? विभीषणों। और आपने अभी यही रूल तो पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, और यहाँ पर बहुवचन लिखा है, और जैसे ही बहुवचन आपने लिखा तो ये व्यक्तिवाचक बदल जाएगा किसमें? जातिवाचक में। तो ध्यान दीजिए, ये पहला पॉइंट जो है ना, इस पे आप डबल स्टार बना लीजिए। यही प्रश्न आपसे संज्ञा में ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है संज्ञा का परिवर्तन के अंतर्गत? कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी गुण विशेष के कारण प्रसिद्ध हो जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी ऐसा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने अपनी गुण और अपनी विशेषता के कारण ख्याति अर्जित कर ली हो, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे गांधी जी कलयुग के कृष्ण थे, तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो क्या है? गांधी जी की विशेषता निकल के आई है। ठीक है, यानी कृष्ण की विशेषता बता रहा है कौन? कि गांधी जी ना कलयुग के कृष्ण थे। तो कलयुग के कृष्ण की विशेषता बतलाई गई है किससे? गांधी जी से। तो यहाँ कृष्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कहा जाए कि तुम कलयुग के भीम हो, तो भीम क्या है भाई? भीम मतलब एक विशेष व्यक्ति था, एक आप कहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, लेकिन भीम मतलब बलवान था। अपनी बल तथा बुद्धि विवेक के लिए जाना जाता था, अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था। तो जिस गुण और विशेष के कारण से अगर कोई व्यक्ति क्या हो? प्रसिद्ध हो जाए, तो उस कंडीशन में आप उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा ना कह के जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर जो भीम शब्द है वो कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी है, तो यहाँ पर लक्ष्मी जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला चीज हमने सीखा संज्ञा के परिवर्तन में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहली बात तो कभी बहुवचन नहीं बनता, और मान लीजिए कि इन केस आपने बहुवचन किसी तरीके से बनाया भी तो व्यक्तिवाचक ना होके क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। दूसरी बात हमने सीखा इसी के अंतर्गत कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी गुण विशेष के कारण प्रसिद्ध हो जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ना कि व्यक्तिवाचक। जैसे गांधी जी कलयुग के कृष्ण थे में कृष्ण आपका जातिवाचक संज्ञा। तुम कलयुग के भीम हो में भीम शब्द जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। और यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है में लक्ष्मी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर तीसरे प्रकार के परिवर्तन की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इस बार व्यक्तिवाचक की बात नहीं किया है। कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे संवत, पुरी, गोस्वामी, देवी, बापू, चाचा आदि। ठीक है, यहाँ पर पूरी होगा, पूरी बाई मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, वो मिसप्रिंट है लिखने में, ध्यान दीजिएगा। कहा है कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कहा जाए कि वह पुरी की यात्रा पर गया, तो पुरी क्या है? जैसे आप जानते हैं कि पुरी जनरली क्या है? जगन्नाथपुरी है। लेकिन जगन्नाथपुरी क्या है? एक धाम है। ठीक है, एक तीर्थ स्थल है जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाए, स्थान के लिए प्रसिद्ध हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, वह देवी का उपासक है, तो देवी शब्द को अंडरलाइन किया गया। यहाँ देवी शब्द जो होगा वो कैसा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कहा जाए गोस्वामी जी ने रामचरित की रचना की। गोस्वामी, तो गोस्वामी जनरली है क्या? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन गोस्वामी जो है वो जनरली फेमस है किसके लिए? गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए।
इसलिए गोस्वामी यहाँ पर जो शब्द होगा वो कैसा हो जाएगा, जातिवाचक ना होके व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चौथा पॉइंट आपको बताया गया है कि जब विशेषण संज्ञा के रूप में आता है, यानी जब भी विशेषण का यूज आप संज्ञा के तौर पे करेंगे तो वह विशेषण नहीं बल्कि संज्ञा बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो जैसे कहा जाए बड़ों का आदर करो, तो यहाँ बड़ों का आदर करो तो जो बड़ों शब्द है वो आपका संज्ञा है, ना कि विशेषण। जैसे ये लाइन कई बार पूछी गई है आपके एग्जाम में, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। तो यहाँ बड़े शब्द क्या है, तो जनरली आप लगाते क्या है, विशेषण, लेकिन विशेषण नहीं है। यहाँ पर बड़े जो है वो कैसा है, ये आपका संज्ञा शब्द है। कैसा है, संज्ञा शब्द है। चलिए आगे चलते हैं और आगे की क्लास में आप सीखेंगे कि अभी तक जितनी भी बातें आपने पढ़ी हैं इनका यूज या इनसे बनने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लगाएंगे, देखेंगे। और ध्यान दीजिए कि ये ऐसे प्रश्न चुनिंदा लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, कक्षा पढ़ा था, दल, बंडल, सेना, गुच्छा, घौंद, ये सारी चीजें। तो सभा, देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो सभा आप कहेंगे सभा समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है, जबकि दौड़, दौड़ क्या है आपकी भाई, ये दौड़ जो है आपकी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, दौड़ जो है आपकी क्या है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो विकल्प डी आपसे पूछा था कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो दौड़ आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं या ऐसा कोई नाम जिसको आप माप सकें, तौल सकें, वो सब क्या कहलाएगी, पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक। जैसे खटाई, खटाई क्या है, खटाई भाई खटाई। चलिए आगे देख लेते हैं, मिठाई और ठंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ शायद खटाई की जगह ना हल्का सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था खटास। क्या होना चाहिए था, खटास। ऐसा लिख लीजिए, खटास या खटाई एक ही बात है। ये आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है आपकी, भाववाचक संज्ञा। मिठाई भाववाचक संज्ञा और ठंड भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिए आप खटास को, मिठास को या फिर ठंड को ना फील कर सकते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, जबकि दूध पदार्थवाचक संज्ञा है जिसको आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा तो आपने यही बोला था ना कि ऐसा कोई वस्तु जिसको आप माप सकें या फिर तौल सकें, वो क्या कहलाएगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि बीमारी की बात करें तो बीमारी आपकी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। और यही विकल्प डी आपके इस पर्टिकुलर प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। तो पशु यहाँ पर बताना है आपको, पशु किस प्रकार का शब्द है। क्या पशु व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या पशु जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ना तो समूहवाचक संज्ञा, ना तो भाववाचक संज्ञा और ना ही जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा तो होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पशु होगा वो एक नाम सबकी पहचान करा रहा है। पशु चर रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे पशुओं की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पशु होगा वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। और जातिवाचक संज्ञा के लिए आपने एक टर्म पढ़ा है कि एक नाम सबकी पहचान, ये क्या होगा, आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है राज्यपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई।
ये प्रश्न कई बार बना है और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का जवाब दें, क्योंकि ये लाइन एज इट इज मैंने आपको बताई है कि क्या होगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है कि राज्यपाल किस प्रकार का संज्ञा है, राज्यपाल शब्द, ठीक है। तो क्या राज्यपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था पदों, कार्यों तथा व्यवसायों के नाम। तो राज्यपाल क्या है, एक पद का नाम है और ये कहलाता है आपका क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपने पढ़ा भी था सगे संबंधियों के नाम, पदों, कार्यों, व्यवसायों के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, ठीक है। इन सारी चीजों के नाम जो होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं बताइए? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का कैसा है भाई? जातिवाचक है ना। लड़का कैसा है? जातिवाचक है। और आपने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने में भी पढ़ा था कि लड़के की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लड़कपन। लड़का का लड़कपन, ठीक है। चलिए, तो लड़का शब्द कैसा है बताइए? जातिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो कह रहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है? तो देखिए, आपने एक पॉइंट पढ़ा था। क्या पॉइंट पढ़ा था? मैं आपको बैक ले चलता हूं। कह रहा है कि आ, जातिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेपोलियन शब्द है ना, यहाँ एक और देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी गुण विशेष के कारण प्रसिद्ध हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो नेपोलियन शब्द होगा, प्रश्न नंबर कौन सा था भाई आपका? प्रश्न नंबर था छठा। तो कह रहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार का उदाहरण है? तो नेपोलियन किस प्रकार का उदाहरण है आपका? तो नेपोलियन शब्द आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो नेपोलियन क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। तो बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप बापा, बापी, बपौता, बपौती। तो बाप का जो संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा वो क्या होगा? बपौती आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगर अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित किसको किया गया? स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता क्या है? तो आप कहेंगे स्वतंत्रता एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द क्या हरा संज्ञा शब्द है, पतला, सभा या गहरा? तो आपने सभा पढ़ा है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है आपका कौन सा? सभा। बंडल, सेना, गुच्छा, दल ना, घौंद इत्यादि, मेला, भीड़, कारवां, काफिला, ये सब क्या है? ये सब आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो ध्यान दीजिए, मित्रता आपकी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जबकि भारत की बात करूं तो मैंने कहा है कि देशों के नाम आपके कैसे कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का, एक नाम सबकी पहचान, ये क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पेड़, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो मित्रता आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? आपको यही बताना है। गरीबों में, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? आपको यही बताना है।
तो ये प्रश्न आप बताइए, आज का ये लास्ट प्रश्न है, बहुत देर से आप पढ़ रहे हैं तो एक प्रश्न आप भी ट्राई करिए कि गरीब शब्द क्या है? क्या गरीबों, यहाँ गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? क्या विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा है? तो ध्यान दीजिए, जैसे ही आप बोलते हैं गरीबों, तो गरीबों क्या करता है, एक किसी पर्टिकुलर समुदाय को इंगित करता है, यानी एक नाम सबकी पहचान। देखिए हर चीज को ना आप ऐसे एक्सप्लोर करिए, तो जब करेंगे ना तो आपको एक राइट आंसर मिलेगा, क्या? जातिवाचक। एक नाम सबकी पहचान जो है, पहचान है एग्जाम्पल किसका? जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, तो गरीबों शब्द जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गरीबों और गरीबी में ना डिफरेंस है। जब गरीबी आ जाएगा तो गरीबी आपकी कहलाएगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ गरीबों की सहायता करो, इसका मतलब एक पर्टिकुलर समुदाय की बात कर रहा है कि जितने भी गरीब हैं आप उनकी सहायता करिए। तो एक नाम से सबकी पहचान हो रही, इसलिए ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। तो आज जो प्रश्नों का सिलसिला था संज्ञा से लेकर, वो इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि क्लासेस को आपने खूब एंजॉय किया होगा और कायदे से सीखा भी होगा। ठीक है, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। तो एक काम आपको और करना है कि जिस भी प्रश्न पर आपको डाउट फील हुआ हो या फिर ऐसा लगा हो कि ये प्रश्न आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है या आपको और बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है, तो प्लीज ऐसे प्रश्नों को ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, इसके फीडबैक के तौर पर अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य कमेंट में दिया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रतिदिन अपनी तैयारी को एक नए मुकाम की ओर ले जाइए। तो इन्हीं सभी शुभाशीषों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।